हेलो, नमस्ते। हेलो, हेलो अर्पण जी, आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो, हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? कोई बता दे कमेंट्स में। अहमद जी नमस्ते, आप मुझे सुन रहे हैं? राधे किशन जी नमस्ते। नमस्ते सबको, आप मुझे सुन रहे हैं? सुषमा जी नमस्ते, आप बताइए मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नमस्ते अर्पण जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। अर्पण जी का आभार, जनसुलभ का आभार। सुषमा जी नमस्ते, राधे राधे किशन जी नमस्ते। जो भी साथी हों सबको मेरा प्रणाम। जी आरंभ करूं? हाँ, नमस्ते माँ देवी वर्मा से जनपिन मोहन जी, मोहन सिंह जी नमस्ते, आप सबका आभार। अच्छा हाँ, अर्पण जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे कहानी पाठ के लिए आमंत्रित किया और मैं आप लोगों से रूबरू हूँ। तो कहानी शुरू करूँ कि थोड़ा लोग और आ जाएं? अच्छा शुरू करूँ, ठीक है। आ रही है जी। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ 20वीं सदी की नायिका। ये इसमें है, आपको दिख रही है नदी की उंगलियों के निशान। ये अमन से आया है और इसमें एक कहानी है। जी तो मैं शुरू करती हूँ 20वीं सदी की नायिका। ये इंद्रप्रस्थ भारती में प्रकाशित हुई थी और इसमें भी सबसे पहले नंबर पे यही कहानी है, 20वीं सदी की नायिका। ये दलित और ब्राह्मण लड़की की आत्मीयता की कहानी है। 20वीं सदी की नायिका फागुनी इतिहास के धूल के गाढ़े मटमैले गुब्बार भरे बादल को चीरकर प्रकट हुई। वह हरी डाल सी लचकती देह पर हरी रेशमी साड़ी, उसका चांदी का बॉर्डर फागुनी धूप में चमकता, जो कि हरी पहाड़ियों पर हिमालय कांठी सुराहीदार गर्दन पर गुलबंद। दूधिया गोरे लंबे चेहरे की सुतवा नाक पर भारी नथ,
जिसके मोती धूप में दिप दिप करते, पतली कलाइयों में कोहनी भर साड़ी के मैच की कांच की चूड़ियाँ, पाँवों में चांदी की पैजनियाँ छम छम छमकाती चली आ रही है। अभी उतरी हूँ भीड़ की गंधाती आवाज़ों के नाकाबिले बर्दाश्त शोर को चीरती, जो कि अथाह जलराशि को चीरता जहाजी बेड़ा। आवाज़ें जो लुटेरे सी धमक कर चेतना के किवाड़ धकियाती छल भल से आकर बैठ गई हैं, आलती पालती मारकर। हमें यहीं रहना है किसी में हिम्मत कि निकाल फेंके बाहर। ठसाठस भरी इस लंबी बस की खिड़की से नीचे झांकती गहरी खाई में धरती की सतह फोड़कर आती अवांछित आवाज़ें, वही शताब्दियों की धूल उड़ाती अपनी नंगई में। हे प्रभु, इतिहास से निकले कंकाल कब पीछा छोड़ेंगे? कब मुक्त होंगी इनसे वही औरत, वही जाति दंश, वही आत्मा देह का बलात्कार, वही चीखे उफ। काश एक पूरे दिन के लिए शून्य में हो सकती तो जी जाती एक उम्दा जिंदगी। एक पल के वास्ते भी कब मुक्त किया? युगों का इतना शोर, लगता है कि पागल हो जाऊंगी। ये वर्तमान के यात्री हैं या भूत के? गोया इतिहास एक अलग ग्रह है, वो अंतरिक्ष में उसकी अपनी स्वायत्तता। खगोल शास्त्री ने किसका कंकाल निकाला? अभी मेरे पीछे की सीट पर बैठे दो युवक कई 100 वर्षों के तल पर जा बैठे हैं। पौराणिक कथाओं के प्रसंग में पहाड़ की स्त्री की व्याधि कथा। मैं फट पड़ना चाहती थी। चुप रहो मूर्खों, कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं बदलेगा, वही है सब कुछ। थोड़ा काट छांट कर, थोड़ा आधुनिकता का जिरह भक्तर पहना कर। ये नहीं सुनते। ताजुब है, मैंने आवाज़ का भारी पत्थर मारा, फिर भी। तो मैं अपने ही अंतर के तहखाने से सहला रही हूँ। वर्तमान का भेड़िया मुझे निगलने दौड़ रहा है। बीड़ी, सिगरेट, कच्ची दारू, पेट्रोल की मिली जुली दुर्गंध को फेफड़ों में भरने अभिशप्त मेरी सांसें। तेजाब भर रहा है भीतर। किसी तरह भारी भरकम बैग को खींचती बीच सड़क में ही उलट दिया था, गोया सदियों का जमा अवांछित। गार्गी आ गई बेटा। दो झुर्रीदार हथेलियों ने लपकना चाहा था बोझ, लेकिन रह गए कम कपाकर। लाइए माँ जी, हम उठा लेते हैं, उस पार ही तो रखना है ना। कुछ हाथ लपके थे बोझ थामने। कांपते हाथों ने चैन की सांस ली। सुखी रहो बेटा, मुक्त कर दिया बोझ से। माँ के चेहरे की झुर्रियों के बीच धूप की रेखाएं हैं। अब बोझ सहन करने की कुव्वत ही न रही। इन्हीं मजबूत हाथों ने थाम कर मुक्त कर दिया हमें। धूप की रेखाओं के बीच पहाड़ की अनगिन माँओं के चेहरे की धूप चौंधा मार रही है। हम सब सामान ही थे रद्दी। काश समय की सड़क को पीछे मोड़ने की युक्ति मिल सकती तो हटा पाती वह अवांछित। किस किस पल में, कहाँ कहाँ, किस किस ने खिलने से रोके रखा था जिंदगी का बेहतरीन फूल, जिसकी कोमल पंखुड़ियाँ कुछ झुलस गई, जो कुछ बची जैसे तैसे वह चिंगारी बन गई। इतिहास के राख के नीचे की चिंगारी, अब सब जला डालने को बेचैन।
ठीक सुनाई दे रहा है? आवाज़ के कम करूं? बताइए कोई। ठीक है आवाज़? तो सुलभा मैत्रेयी आकर बोली थी, इस कीचड़ काय को हमें ही धोना है गार्गी। जहाँ जहाँ कोने कोने में अंधेरा दिख रहा है ना पहाड़ में, हमें मसाल जलानी है, वरना समय हमें कोसता रहेगा। तो हम तीनों ने अपनी संस्था का निर्माण कर लिया था, जिसके तहत मैं आई हूँ। वे दोनों हफ्ते भर से पहाड़ के उस अंधेरे हिस्से में हैं, जहाँ आज भी लगती है स्त्रियों की बोलियाँ और आंखें करती है उन अंगों की तहकीकात। लंबी लाइन 10 से 30-40 वर्ष तक। बीच रास्ते पर नहीं बेटा, इधर इस तरह। माँ घबराई सी मेरा हाथ खींचने लगी, लेकिन मेरी जिद बरसों की मन के तहखाने में क्रूर हुई हाथ छुड़ाकर ठहरी। जीप के भोंपू से विचलित ले गई नदी के ऊपर पुलिया पर एक टुकड़ा इतिहास इधर भी उलटने लगी हूँ। माँ फिर रोकती है, नदी के ऊपर नहीं गार्गी, किनारे हो जा बेटा, किनारे हो जा। मैं नदी को देखती हूँ बहुत सालों बाद, जैसे किसी सुखानुभूति को पकड़ने की कोशिश करती हूँ। कहाँ रीत गया इसका पानी? तब लबालब कितनी भरी लगती थी, नवयौवना सी, इठलाती इतराती, मान से भरी पूरी। कहाँ खर्च हो रही है पृथ्वी की दुर्लभ जीवनदायिनी शक्तियाँ? पूछना चाहती हूँ, आंखें भर आ रही हैं। और तुम्हारा पानी? कहीं से फूटता है स्वर। मेरा पानी? डुबकी लगाती हूँ अपने भीतर। यहाँ पत्थर ही मिलते हैं, एक दूसरे से रगड़ खाते, आग पैदा करते। मेरा पानी तो सूखते सूखते आग बन गया। मुझे चक्कर आने लगा है, युगों का चक्कर। जाने कितने 100 साल के बेताल लटक रहे हैं पीठ पर। पर्जन्यार्थम महाभागा पूजा ही गृह दीप्तिया स्त्रिया श्रेयश्च गहेषु विशेषोणान्ति कथना अपत्या धर्मकायणी शुश्रूषा रतिरुत्मा द्वाराधिस्तदा स्वर्ग पित्राणामात्मनश्च यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यते सर्वास्ता त्राफला क्रिया। मनुस्मृति में लिखा। सेठानी दादी वह पास आ चुकी है। मेरी जिद से हताश दूसरी ओर लौटकर पुलिया पर बैठ गई है। मैंने देख लिया था दूर से कि तुम हो, पहचान लिया। इतने वर्षों बाद भी वह चिहुकने लगी है। मैं हाथ में पकड़ी बिसलरी की बोतल से बचे हुए पानी से छपा के चेहरे पर मारती हूँ। बरसों की धूल धुल रही है, चेहरा साफ साफ दिखने लगा है। अब मैं प्रकृतिस्थ हूँ। दुबली सी वह 12-13 वर्ष की लड़की यहाँ इस रूप में? मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं है। माँ उसके चेहरे को एकटक देख रही है। यह देखना भी सतह के नीचे का कुछ तलाशना है। फागुनी? कौन फागुनी? वह झोला पुलिया पर रख माँ से कुछ दूरी पर बैठ गई है। फगुनी हूँ दादी, खंत्या की बेटी फगुनी। तुम्हारे साथ मुँह अंधेरे गोबर मिट्टी से खलियान लिपा करती थी, भूल गई क्या? तुम्हारे साथ जंगल जंगल दौड़ती थी। वह हरी कुलबुली घास, वह लकड़ियों के गट्ठर। वह माँ को देखती रही एकटक। याद आया कुछ? वह फिर कुहकी, फगुआई कोयल सी। उसका पंचम स्वर।
माँ असमंजस में। अच्छा, वो खंत्या की बेटी फगुनी, वो तो मर चुकी थी बल कभी की। खंत्या ही तो लाया था खबर कि उसकी बेटी ने नदी में छलांग लगा दी थी। हमने तो उसके लिए बेल भी दे दी थी, पर शोक हमने तो उसके लिए शोक भी कर दिया था, चूल्हा नहीं जलाया था उस रात। माँ इतिहास की सीढ़ियाँ उतरने लगी है कि उचक कर ऊपर आ लगी। और मेरी पगली बेटी, ये देखो, रो रो कर बुरा हाल था इसका। कहती रही, तुम सबने मार दिया, मेरी फागुनी को मार दिया। हम भला क्यों मारते उसे? बेचारी लड़की, उसने नदी में छलांग ही लगा दी थी तो कोई क्या कर सकता था। यही तो बोला था खंत्या ने हमको रोते रोते, कच्ची दारू पीते पीते। उस पर कोदो की 2 मोटी मोटी रोटियां भकोसते। हमने तो शोक मनाया उसकी बेटी के वास्ते, और वह कमबख्त, छी, कैसा बाप था तेरा। अतीत के धूल के कण मेरी आंखों में किरकिरी करने लगे हैं। बहुत देर खड़ी यात्री बस घर घर आगे बढ़ रही है। थोड़ा आगे फिर धूल का बादल सा छा गया है। ऊपर से पहाड़ काटकर सड़क बनाने की प्रक्रिया। स्मृतियों में क्यों नहीं पड़ती धूल? कुछ समय फूल सी हल्की होकर जीवन का एक तिनका सुख बटोर पाती काश। हे प्रभु, हम कितने पराधीन हैं। जीवन का एक तिनका, हे प्रभु, हम कितने पराधीन हैं। ए बंदर, बंदर है पीछे, झोला उठाने की फिराक में है। चाय की गुमटी पर बैठा आदमी चिल्लाने लगा, बचा लो अपनी चीजें, बड़े ध्रुत हैं यहाँ के बंदर। अपनी चीजें? आवाज तीर की सनसनाहट लिए आत्मा की तली पर आ लगी हो। जैसे बचाना तो चाहती थी। वह पलटकर मुड़ी, झोला कसकर पकड़ लिया। केला चाहिए? झोले से केला निकाल कर फेंका। बंदर ने केला लपक लिया। डरा रहा ऊपर आम के पेड़ की टहनी पर। झोले में जाने और क्या 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 है। वह खूं खूं करते बंदर पर ढेला फेंकने लगी। उठ, चल भाग। लुटेरे समय को भी युक्ति का ढेला फेंक कर बचाई होगी जिंदगी इसने। मैं दूसरे छोर से माँ के पास आ बैठती हूँ। अफसोस कि फागुनी मुझे पहचानने में असमर्थ है। माँ से ही मुखातिब है बार बार। वही तो बताने जा रही हूँ सेठानी दादी। सेठानी? माँ को जैसे गाली लगी हो। काहे के सेठ सेठानी रे? फगुनी, गया वो वक्त अब जब हुआ करते थे सेठ सेठानी। अब तो खेत खलियान बंजर हुए, कोठी कुठार चाट गई दीमक, बाग बगीचे जंगली सुअरों की थूतन उजाड़ गई। ऐसी सेठानी किसी को न बनाए भगवान। टूटी दीवारों के घर में रहती हूँ रे फगुनी। माँ का गला भरा आया। माँ का गला भर्रा आया। भगवान की इतनी ही कृपा ठहरी कि फाका नहीं किया कभी। चल ही रहा है गुजारा किसी तरह। मैं देख रही हूँ माँ को सच कबूलने में तकलीफ होती है। क्यों नहीं स्वीकार कर लेती कि फागुनी, तुम्हारे ही कारण हमारे खेत सोने की फसलें उगाया करते थे। तुम्हारी माँ, फूफू, पिता, काका हमारे खेतों को कोलू के बैल जैसे न जुटे रहते तो होती हमारी अच्छी फसलें? नहीं ना। तुम्हारी माँ तो हरी घास के लालच में ढंगार से भी गिर गई थी। चारपाई पर उठा लाए थे गांव के लोग। बाद में चारपाई भी तो गांव के लोगों ने ही धुलाई थी। और लोग तो सर्दी के दिन भी इस ठंड में, और वे लोग तो सर्दियों के दिन भी ठंड में गंगा स्नान करने चले गए थे।
ठिठुरते आए। सी उह, तुम्हारे ही कारण हमारे ढलवा खेतों की सगवाड़ी मेथी, आलू, पालक, राई, प्याज वगैरह से हरी गच्छ रहती थी। अन्नपूर्णा रसोई में क्या तो सुगंध आती थी कि राह चलते बटोई ठहर कर देखने लगता था। सेठों की तिवारी भाग्य से ईर्ष्या भी होती थी। गांव वालों को भी और बाहर वालों को भी ईर्ष्या होती थी, वरना पहाड़ खोद कर सोने की खदानें तो मिली नहीं आज तक किसी को। माँ उसके गहनों को ताके जा रही है। सोने के हैं सारे, इस उम्मीद में कि कहेगी, ना सेठानी दादी, सोना कहाँ अपने भाग में, पीतल के ही हैं सारे। उसकी भारी भरकम नथ का सोना धूप में चमकता, नथ पर लगे मोती की दीप्ति उसके गालों को आलोकित करती। कौन कहेगा ये वही फगुनी है। आते जाते यात्री लुभावनी दृष्टि से उसे पूछ रहे हैं, कहाँ से आई हो, कौन ग्रह की प्राणी हो। पुरुषों की आंखों में वही लोलुपता, स्त्रियां ईर्ष्यालु। इतना सोना, बाप रे, नत ही 5-6 तोले की होगी, दुखती नहीं इसकी पतली सी नाक। गो कि बोझ इन्हें सहन करना पड़ रहा हो। और गुलबंद कहाँ गड़ाया होगा, कौन से सुनार से गड़ाया रे। कोई पूछता भी है, कौन गांव के हो बटोइयों, कौन गांव जाना है तुमको। माँ आदतन अपनी समूची कुंडली पाँचने को होती है। ओ देखो, ओ रहा मेरा गांव उस पहाड़ी पर। उंगली से इशारा करती बूढ़ी औरतें थैला पुलिया पर रख माथे पर हथेली की छाया कर उचक कर कह रही हैं, कौन सी पहाड़ी, उधर जहाँ कभी घाम ही नहीं आता। हाँ, वही गांव है हमारा, बड़ा सा घर था हमारा, अब तो कमबख्त भूकंप से टूट गया है। इन पहाड़ों पर भूकंप भी तो कैसा भयानक आता है। बटोही स्त्रियों की आंखों में आतंक पसरने लगा है। उस दिन भी तो भूकंप ही आया था। इतना बड़ा भूकंप पृथ्वी पर शायद कभी आया हो। गो की धरती के अंतस्थल को चीरकर ले गया था। कैसी तबाही मची थी। हे प्रभु, कहीं ना आए ऐसा भूकंप जिसके आने से देह साबुत रहे और भीतर कांच सा किरिच टूट कर बिखरता रहे। तुम्हारी बेटी है, फागुनी को इशारे से पूछ रही है बूढ़ी औरतें। मुझे तो अजनबी समझ रही है जो उनके साथ बैठ गई हूँ। माँ का दमकता चेहरा फक बुझ गया। अभी जिसमें टिमटिमा रही थी वही धुंधली रोशनी वाली लालटेन, जिसे जलाकर नींदारी के आगे छज्जे की पठाल पर रख रही थी मैं। मेरी बेटी दिखती है तुमको? माँ की आवाज़ में पत्थर बजने लगे हैं। अरे साथियों, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। ये तो हमारे औजियों की बेटी है, हमारे दासों की बेटी। इसका बाप ढोल दमाऊ बजाने वाला ठहरा, माँ हमारे कपड़े सिलने वाली ठहरी, ये ठहरे दास। माँ धारा प्रवाह बोल रही है। बस मैंने माँ को इशारा न किया होता तो आँखों से तो फागुनी की भी निर्वस्त्र होती काया। मेरी बेटी ये है मेरी बेटी, देश में रहती है मेरी बेटी, इसके जैसी औरतों के वास्ते काम करती है मेरी बेटी, तुम्हारे जैसी बूढ़ी औरतों के लिए काम करती है मेरी बेटी। समझ गई ना? माँ बटोइयों को पकड़कर हिला रही है। इस दरकते पहाड़ के वास्ते काम करती है मेरी बेटी। क्या कहते हैं उसे? सोशल वर्क। वे दोनों उजबक माँ को ताके जा रही हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है
कि गंवई गोरी चिट्टी दुबली वाचाल बूढ़ी की लंबी चौड़ी गदबदी सांवली मर्दानी बेटी क्यों? मेरे बॉय कट बाल, उड़े रंग की जीन्स, उस पर देर से पसरी चुप्पी, गो की जले भुने ऊँट सिल दिए हों। वाचाल माँ की घुन्नी लड़की, उनकी विस्फारित आंखें देख रही हूँ, साथ ही फागुनी का चिहुकना भी सुन रही हूँ। ये अपनी दिशा है सेठानी दादी? हाँ, ये अपनी दिशा है। वो चौंकती है। फागुनी ने माँ के घुटने पर स्नेल हथेली का दबाव बनाया ही था कि माँ ने बिदक कर खिसका ली है अपनी पंच तत्वों की काया। अपनी औकात में रह छोरी। झुर्रियों के बीच चुंधी आंखों ने तमक कर गोली दागी हो गोया। गहने और रेशमी कपड़े पहनकर कोई भूल सकता है अपनी औकात? फागुनी अब मुझे देख रही है एकटक। उसे यकीन नहीं हो रहा है। मेरी तब्दीली देख चकित हिरणी आंखें कुछ खोज रही हैं। ए मर्दाना रूप क्यों? उसकी चुप्पी से सवाल उछलकर आने लगा है। वह दुबली सांवली किशोरी पीठ पर लंबे बालों की 2 चोटियां झुलाती गांव भर में उछल उछल कर एक कोने के घर से दूसरे कोने के घर के भीतर सेंध लगाती, कभी सांवली शाम के आंचल में फागुनी की बाहें पकड़कर पंचायती चौक में चिल्लाती, ए सुनो, फागुनी भी खेलेगी हमारे साथ, समझे? नीम अंधेरे में अपने घर के आगे एक छोटी सी लालटेन प्रतिमा की माँ भी रखती थी, जिसके इर्द गिर्द कई पतंगे आपस में टकराते और गायब करने लगते कालिख लगे कांच के भीतर से आती धुंधली व रोशनी। प्रतिमा अफसोस जाहिर करते माथे पर हाथ मारती, हे गार्गी, इस फगुनी को लाए क्यों? इसे नहीं खिला सकते हम? मगर क्यों, मैं पूछती। वे मेरे कान में फुसफुसाती, मेरी माँ ने देख लिया तो नहला देगी ठंडे पानी से अभी, समझी? प्रतिमा की माँ ऊपर के हिस्से में रसोई में लकड़ियों को गंगा जल से धोकर खाना बनाती थी। वह बेटी को भी रसोई में नहीं आने देती थी, इसी शंका के चलते कि जाने कब मासिक स्राव होने लगे। प्रकृति के नियमों पर किसी का वश थोड़े ही चलता है। वह स्तनों पर धोती की गांठ बांधने से पहले ब्लाउज पेटीकोट उतार कर रख देती थी। धोती से ऊपर का हिस्सा ढकने की कोशिश में नीचे का हिस्सा घुटनों तक अनावृत हो जाता, तो घर में खेलते बच्चे बरामदे से देखते, मुंह पर हथेली रखते हंसते और प्रतिमा को चिढ़ाते, हे प्रतिमा, तेरी माँ नंगी। प्रतिमा बच्चों को मारने दौड़ती, कुछ पता भी है? मेरी माँ देवता की बेटी है, देवता की। तुम्हें शराब देगी तो भस्म हो जाओगे। हाँ, सोच लो। प्रतिमा की माँ का गांव बहुत दूर था। हिवाली काठी के नीचे ऊंची चोटी पर। वहाँ एक पौराणिक मंदिर के पुजारी की बेटी थी प्रतिमा की माँ। कुछ संस्कृत के श्लोक कंठस्थ थे, कुछ रामायण के, महाभारत, गीता, श्रीमद् भागवत के कुछ प्रसंग मुख जुबानी याद थे उसे। वह हमारे घर छाछ लेने आती तो फागुनी के कुनबे को सुनाकर ऊंची आवाज में गाती, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। सुनते सुनते खींचकर एक बार मैं बोली थी, ताई तुम भी तो नारी ही हो। उसने मुझे उजबक देखा, बेवकूफ़ लड़की, मुझ जैसे नारियों के बारे में नहीं लिखा है तुलसीदास ने। 2 कदम आगे बढ़कर छज्जे की पठाल से चीं कर कहती, हे भुली शांति, तुम्हारे घर में खड़ा रहना भी मुश्किल ठहरा। धोती के पल्लू से नाक बंद कर अदा से कहती, डुमियाण फैला दी तुमने, छी छी, डूम गांव बन गया हमारा। वह नदी से पूजा के लिए पानी लाती तो भूल से भी किसी का स्पर्श हो गया तो गाली देकर पानी गिरा देती और दोबारा नदी से पानी भरते हुए 8-10 बार
पीतल के गागर को मांजती। इसी सनक के चलते एक सुबह नदी में नहाते वक्त गायब हो गई। नदी के किनारे सिर्फ उसकी धोती मिली थी, पत्थर पर हवा में फरफराती। फागुनी भी तो कुछ इसी तरह गायब हुई थी। अपने गांव से कोसों दूर हरे पानी की नयार में उसकी लाल टेरालिन की साड़ी नदी के किनारे गुब्बारे से फूलकर उड़ने को थी हवा में। मेरी स्मृति माँ की स्मृति की टहनी हिलोरने को बढ़ रही है। माँ, किसी ने कहा था ना कि भंवर में डूब गई फगुनी। किसी ने कहा दलदल भी होता है, नदी में धंस गई होगी छोकरी। किसी ने कहा था अटकी होगी नीचे पत्थर पर गिद्धों का निवाला बनने। ताजुब है, ये दोनों नहीं सुनती मेरी आवाज़। जाने क्या गुफ्तगू कर रही हैं दोनों। उसकी याचना भरी आंखें खुली रही बरसों तक। मेरी आत्मा की तली पर गोया खंजर की पैनी धारदार नोक इस कदर छिलती रही बरसों बरस कि अपने एकांत से भी डरने लगी थी मैं। कितने खौफनाक मंजर थे। सपने आते रात में, खौफनाक, कितने खौफनाक ख्वाब दिन के उजाले में आते। अस्फुट मेरे ऊँट बुदबुदाते। तेरा मांस कितने में बेचा तेरे बाप ने फगुनी। मेरी बकरी भी बिकी 700 में। फगुनी होती मेरी चेतना पर छाई उन दिनों, नींद में, सपनों में आती, दिन के उजाले में, ख्वाबों ख्यालों के रास्ते आती। माँ ने सोचा था फगुनी का प्रेत चिपक गया लड़की पर और शुरू हुआ था झाड़ फूंक का दौर। गालियों की बौछारें खंत्या की 7 पुस्तों को माँ और दादी ने दे डाली थी। उस कुसमय को जब शरणागत हुए थे वे अपने ओबरे में, वे निरीह प्राणी जो अब सुनने में भी असमर्थ थे। इस घटना के बाद लापता हुए, फिर कोई खबर ही नहीं मिली। माँ ने सोचा था फागुनी का मैं जीवन से लबरेज इसकी हिरणी सी आंखों में सवाल दागना चाहती हूँ, लेकिन यह लजीली सी मुस्कान फेंककर मुझसे तटस्थ कमबख्त एक बार भी मेरा नाम कहाँ आया इसकी जुबां पर। जैसे कि उस रात मैं इधर ही सो जाती, ठाकुरों एक टाट का टुकड़ा दे दो बस। उसकी खंबे पर चिपकी थरथराती दे लालटेन भी धुंधली रोशनी में दिखी। उसके खंबे पर चिपकी थरथराती दे लालटेन की धुंधली रोशनी में दिखी थी। अरे फागुनी, तो आई कब? लालटेन जलाकर नीमदारी के खंभों के बीच पत्थर पर रखने की मेरी नियत के बीच मकड़ी सी फंसी खंत्या की छोरी मुझे बुला रही है मेरे नाम से। चीख उठी थी मैं। अगर बाघ तुझे उठाकर ले गया तो? अमूमन वह मुझे ठाकुरों के संबोधन से ही बुलाती थी और झिड़की भी सुनती। देख खंत्या की छोरी, मुझे ठाकुर वाकुर मत बोला कर। हम दोनों तो सहेली हैं। खिलाती हूँ ना तुझे अपने साथ। तुझे छूती हूँ ना, तुझे तेरी गलबहियाँ करती हूँ ना, तुझे अपने मन की बात भी बताती हूँ ना। समझा कर खंत्या की छोरी। लाड से उस पर चपत भी लगाई थी। शाम के धुंधलके में देखा था खंत्या के साथ 3 अधेड़ मर्दों को। खंत्या ने बोला भी था, पावने हैं ठाकुरों, सुबह सवेरे चले जाएंगे। थोड़ा कोदो का आटा और मिल जाता तो। बेवकूफ़ बनाया था अपने ठाकुरों को ध्रुत खंत्या ने उस रात। मुर्गे का रसा भात और कच्ची दारू का पौवा पीकर जश्न मनाया था फगुनी के बाप ने। 2 अधेड़ मर्द और एक बूढ़ा चालाक किस्म की फुसफुसाहट के साथ घुसे थे हमारी ओबरी में। शायद फगुनी ने देख लिया था उनके भीतर छुपा हुआ बाघ। तभी तो जंगली बाघ से भी डरी नहीं छोरी। कमबख्त दृढ़ निश्चय के साथ बोली थी, बाघ खाता तो खाने दो ठाकुरों, पर मैं भी इधर ही सोती।
बाहर अमावस का अंधेरा था। बाहर अमावस का घुप अंधेरा था। उसे चीरते हुए इक्का दुक्का जुगनू लड़खड़ाकर गिर पड़े थे हमारे बीच मिट्टी के फर्श पर। मैं हथेली में उठाकर सहलाने लगी थी। फूंक से वह उड़कर लकड़ी के कुठार पर बैठा तो मुझे तुरंत युक्ति सूझी। इसके भीतर खाली जगह है। रद्दी कुठार नीमदारी के एक कोने पर पड़ा उपेक्षित था। मैंने लपक कर ढक्कन खोला और अपनी होशियारी पर थपथपाई थी खुद की पीठ। लंबा चौड़ा कुठार, इसके भीतर बाघों से सुरक्षित रहेगी अपनी फागुनी। अगर तुझे पेशाब लग गई तो? मेरी चिंता का विषय सिर्फ इतना सा ही था। घर वाले भूख को तृप्त करने में लगे थे। चूल्हे के इर्द गिर्द कड़कड़ाती ठंड में गरमा गरम रोटियां बन रही थी। गनीमत थी कि रसोड़ा दूर था, वरना फागुनी को नीमदारी में देखकर भूचाल आ गया होता। इतना क्या कम है कि गोबर मिट्टी लिपी कोठरी दे दी है इन्हें। दादी मुंह से नहीं कहती थी पर एहसास दिलाती रहती। मी तो रात को भी नहीं जाती पेशाब, कभी नहीं लगती मुझे रात को पेशाब। वह खुश थी कि एक रात की ही तो बात है। निश्चित सो गई थी मैं। सुबह चिड़ियों के जागने पर कुठार का ढक्कन खोला। बेचारी फागुनी, हे विधाता, हे भगवान, हे देवताओं, क्यों भेजा इस प्यारी लड़की को इस खंत्या के घर। मेरी बहन होती, काश फागुनी मेरी बहन होती। कल्पनाएं करती रही थी मैं। इतनी मीठी नींद। काली रात में जुगनू का पीछा करती गोया उड़ती जा रही थी अंधेरी पृथ्वी के ऊपर। ओ मेरे प्यारे जुगनुओं, मेरी हथेली में आ जाओ। मेरे आसपास कितना घना अंधेरा है, देखो ना। और मेरी आकुल पुकार पर अनगिन जुगनू टप टप गिरने लगे थे मेरी हथेली पर। अब इस कालिक से भरी लालटेन को फोड़ दूंगी। कितनी बार कहा था माँ से कि मैं साफ कर दूं इसका कांच, लेकिन अंधेरे में रहने की आदि माँ ने घूर कर बरस दिया था। रहने दे, मैं खुद ही कर लूँगी, तू तो फोड़ ही देगी इसे। एक ही तो लालटेन बची है। माँ भी ठीक ही कह रही थी। दादी के हाथों टूटी थी 2 लालटेन। कहा था झुंझलाकर, चिमनी जलाओ। चिमनी हवा से बुझ भी गई तो कोई बात नहीं, अंधेरा जख्म तो नहीं देगा। जैसे कि यह चुपता हुआ कांच। आह, टीस मारती इसकी पीड़ा। हे राम, कितना सुंदर सपना था। आधी रात के सन्नाटे में पहाड़ तोड़ती उस चीख ने तोड़ दिया। एकदम आंख खुली, खिड़की से देखा 3 आदमी एक टाट की बोरी को घसीटते हुए ले जा रहे थे। अकबकाई सी मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। वे अंधेरे में गायब हो गए। कुठार के पास पहुंची, ढक्कन खोला तो खाली जगह पर छिपकली मरी पड़ी थी। सुबह गांव भर में अजीब सन्नाटा सा दिखा। लोग फुसफुसा रहे थे। खंत्या ने बेच दी लड़की, बंद बोरी में ले गए फागुनी को जाने कहाँ। मर ही न गई वो घुटकर छोरी। हे राम, हे राम। लेकिन खंत्या से किसी ने भी नहीं पूछा कि क्यों किया ऐसा। बहरहाल खंत्या पौवा पीने में व्यस्त रहता। उसकी औरत कभी कभी बेटी को याद करके जरूर रोती। और 1-2 पर फागुनी वापस लौट आई। कभी नहीं जाती मैं उधर। मौका मिलते ही गोठ में गाय की ओट में उसने उघाड़ा अपना 12 साला बदन। कंचे के आकार के बक्ष पर खिलते मांस को नाखूनों से बुरी तरह नोचा गया था। घाव पर खून की बूंदें सूख कर चिपकी थी। किसी में मवाद, खून की बूंद, किसी में मवाद भरा था। पेट, कमर, पीठ पर अनगिन खरोंचे। उफ,
कौन था ये जालिम? मेरे पूछने पर सिसक सिसक कर उसने कहा 3 या 4 थे। पेट के नीचे का हिस्सा पेटीकोट से ढका था। अचानक उसने पेटीकोट ऊपर किया। जांघों पर भी जख्म जो खुजली पीड़ा से टीस रहे थे। जांघों के बीच वह हथेली से पीड़ा दबाते हुए कराह रही थी। मी तो नहीं जाती अब कभी उधर। खंत्या भी बोला था नहीं भेजता। खंत्या भी बोला था नहीं भेजता मैं अपनी छोरी को। सालों को जनाना पालना भी नहीं आता। मेरे सामने समय का वह टुकड़ा विभत्स हंसी हंस रहा है। देखा, पशुओं से भी बदतर जिंदगी। मैं अलसाकर उठने लगी हूँ। फगुनी चा पिलाती तुझको, चल पार चलते हैं उस दुकान में। सहसा माँ को कुछ याद आया जैसे दुकान में बैठकर फागुनी बता न पाएगी। माँ फिर बैठ गई। खंत्या ने साल भर बाद फिर बेच दिया फागुनी को। कहता था अब की अच्छा आदमी है, बूढ़ा जरूर है पर जनानी पालना आता है उसे। खेती बाड़ी है, मुर्गियां भी पालता है तो भैंस भी। बूढ़ा तो मर खप गया होगा, माँ उससे पूछ रही है। वह फिर चोर नज़रों से देख रही है मेरी तरफ। मुझे पूछना चाहिए इससे, लेकिन यह तो अपरिचितों सा व्यवहार कर रही है। कमबख्त बताती क्यों नहीं? मेरा धैर्य चुकने लगा है। बूढ़ा जिंदा होगा या मर खप गया होगा मुझको तो खबर नहीं हुई। उसको साल भर बाद ही छोड़ दिया था मैंने। पर सेठानी दादी बाबा ने ठीक ही कहा था, जनाना पालना आता था बूढ़े को। कुछ ही महीनों में गतरा गया था मेरा बदन। कभी मुर्गी पकाता तो कभी दूध भात। मैं तो खेतों में चली जाती और एक सांप मिल गया वो। अरे बोल भी जल्दी बोल कमबख्त, हम सांस रोके सुनने को बेताब। वो कौन? रावत, एक गबरू जवान, सड़क बनाता दिन भर। रात को मुर्गी की टांग चाहिए होती उसको और अंग्रेजी दारू। गोरा लाल मुंह वाला मध्यम काठी का गोरखा रावत। दूसरी पहाड़ी की गोद में उसकी भी खेती बाड़ी होती। एक शाम मुझ पर आंख पड़ गई तो हैरान। घाट पर जाने वाले बूढ़े की औरत सुखी है तो मेरी आंखें भर आई। तब मैं नहीं जानती थी रावत के पास सचमुच खजाना ही है। मालो माल कर दिया उसने। जो सुख मेरी सोच में भी नहीं था उसने दिया मुझको। बस एक बात का गम हुआ कि बूढ़े से झूठ बोलकर भाग आई इसके साथ। तो बूढ़े का तो मरना ही हुआ ना दादी, है ना सेठानी दादी? उसको तो यही लगा होगा कि नदी में डूब गई उसकी जनानी। वह उठने लगी है। तुमको भी दिखाती अपना घर, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। खेती विरसा, गाय भैंस बकरियां मुर्गियां। बस एक ही कमी है सेठानी दादी। उसकी आवाज़ भीगने लगी। बच्चा नहीं है अपना। फागुनी, अचानक ब्रेक लग गया। मेरा धैर्य चुकने लगा है। उत्तेजना में मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ। मुझे पहचान रही है? मैं गार्गी, तेरी बचपन की सहेली। वह देख रही है मुझे ऊपर से नीचे। उसके ओंठ चुप हैं, आंखें कह रही हैं पहचान रही हूँ, पर मर्दाना भेष क्यों ठाकुरों? अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं था क्या? मैं निरुत्तर उसे टुकुर टुकुर देख रही हूँ और एक मार्मिक स्वर मेरे कानों में घुलता जा रहा है। एक टाट का टुकड़ा बस, यहाँ सो जाती मैं इस अंधेरे में। तो कहानी हुई समाप्त। और आपको कैसी लगी, समझ आई कि नहीं?
शिखर जी नमस्ते। ओ पंखुरी, पंखुरी कहाँ हो तुम आजकल? हेलो पंखुरी। तो साथियों, एक कहानी थी एक सवर्ण लड़की और एक दलित लड़की की, जो दोनों सहेलियां होती हैं। आपको थोड़ा सा इसका शिल्प जटिल है, अगर समझ भी ना आया होगा कहीं पर तो बताती हूँ कि दोनों दोनों लड़कियां बचपन की सहेली होती हैं। तो दलित लड़की को उसका बाप बेच देता है, कई बार बेचता है। अंत में लड़की अपने मनपसंद के आदमी के साथ भाग जाती है, फिर अच्छा जीवन बिताती है। अगर आपको किसी को समझ ना आई होगी तो आप पूछ सकते हैं। हाय पंखुरी। सुषमा जी कैसे लगी? सुषमा जी सुनने में अच्छी लगी कि पढ़ने में अच्छी लगी? अच्छा, धन्यवाद। ठंड बहुत है हमारे यहाँ। आज अभी मेरी ये भी छप के आई है, नई नए कहानी संग्रह की प्रतियां अभी अभी देने के लिए आए। हाँ, नेट नेट ठीक नहीं था। अच्छा, बहुत बहुत आभार साथियों। कहानी लंबी होने से फिर ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, तो ये भी बहुत छोटी नहीं थी, बहुत बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं थी। तो आपका बहुत बहुत आभार। सबको नमस्ते। अर्पण जी का धन्यवाद, पंखुरी जी का धन्यवाद, सुषमा जी का धन्यवाद। शिखर जी का धन्यवाद। अहमद जी का धन्यवाद। महादेवी सृजन पीठ रावत भाई का धन्यवाद। मोहन सिंह रावत भाई का धन्यवाद, वही होंगे। बहुत ठंड है यहाँ, बहुत ठंड है, बर्फ पड़ रही है ऊपर पहाड़ियों में, तो पिघल के बहुत हवा खराब आ रही है, बहुत काटती है हवा, तो बैठा नहीं जाता ज़्यादा देर तक। धन्यवाद अर्पण जी, और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिर मिलते हैं
दूसरी कहानी के साथ, नई कहानी के साथ। शिखर जी बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। बंद कर दूं? हमारे यहाँ ज़्यादा है, ये पहाड़ है ना शिखर जी, ये पहाड़ है, पहाड़ में बहुत ठंड होती है। आजकल धूप भी हल्की आती है दिन दिन में। जी ठीक है, फिर सभी को फिर से आभार। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि। अरे रश्मि जी, अब आप तो अब दिखी। रश्मि जी नमस्ते, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी फिर आऊंगी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए